जय हिंद। कल पिछले वीडियो में मैंने पदार्थ का वर्गीकरण तक पढ़ा दिया था कि क्या पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है। आज हम देखेंगे ठोस। ठोस के परिभाषा देखेंगे, ठोस क्या होता है। ठीक है, तो ठोस यानी सॉलिड। ठोस किसे कहते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लिख देते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, क्या आकार यानी क्या आकृति, आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन जो है दोनों ही क्या हो? निश्चित हो। दोनों ही निश्चित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे हम ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, देख लीजिए लकड़ी, क्या लकड़ी देख लीजिए, पत्थर देख लीजिए, क्या पत्थर देख लीजिए, हो गया। लोहा, ये सब क्या है? सब ठोस ही है। क्या है? ठोस है। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे हम लकड़ी का आकार देख लीजिए, निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, पत्थर का भी ठीक है, लोहा का भी ठीक है। तो ठोस आप समझ गए होंगे। ठोस। अब देखते हैं द्रव। क्या देखते हैं? द्रव। दूसरा जो है द्रव है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या होता है? द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है। द्रव क्या होता है? द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे द्रव वे पदार्थ होते हैं, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपको, दूध, पानी, डीजल, ये सब किसका उदाहरण है? द्रव का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा बात को। द्रव में जो बल रहता है, आकर्षण बल जो होता है, द्रव में जो आकर्षण बल रहता है, क्या रहता है? आकर्षण बल जो रहता है, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा बहुत कम रहता है। ठोस की अपेक्षा बहुत कम रहता है। ठोस में ज़्यादा रहता है आकर्षण बल और द्रव में कम रहता है आकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा बात को, बल के बारे में बोल रहे हैं। ये हो जाएगा ठोस, ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस। ध्यान दीजिएगा बात को। सबसे ज़्यादा जो है आकर्षण बल जो है ठोस का ही होगा, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का ही होगा। ये तो आकर्षण बल हो गया। क्या हो गया? आकर्षण बल। घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस का, उसके बाद किसका होगा? द्रव का, उसके बाद फिर गैस का। ठीक है, ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, हाँ, चलिए आगे। अब स्थान के बारे में समझते हैं। तो स्थान मतलब कि अंतरा आणविक स्थान, यानी कि ठोस में जो स्थान होता है सबसे कम होता है, ठोस में जो अंतराणविक स्थान नहीं पाया जाता है। द्रव में रहता है और गैस में भी अंतराणविक स्थान रहता है। यानी कि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, गैस के अणु द्रव से दूर होते हैं, और ठोस का अणु एकदम पास पास सटे होते हैं। ऐसा जैसे मान लीजिए ठोस है, देखिए इसका अणु जो होता है ऐसा होता है। क्या होता है? ऐसा होता है। देखिएगा ध्यान से, ये हो गया ठोस। द्रव के अणु जो है कुछ हटट के होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। गैस के अणु जो होते हैं एक यहाँ तो एक यहाँ, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, ये हो गया गैस, ये हो गया द्रव, ये हो गया ठोस। क्लियर? अब आइए गैस में, 3 नंबर में गैस। गैस क्या है? गैस देखते हैं। गैस वे पदार्थ हैं, गैस वे पदार्थ हैं, गैस वे पदार्थ हैं जिनका
आकार आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसे हम गैस कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, ईटीसी, ये सब क्या है? गैस का उदाहरण है। चलिए अब एक नोट देख लेते हैं। क्या नोट? बहुत अच्छी नोट है, त्रिक बिंदु के बारे में। किस बिंदु के बारे में? त्रिक बिंदु के बारे में। तो त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है, वैसा तापमान होता है, त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक ही अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता है। क्या? पाया जाता है। त्रिक बिंदु वैसा बिंदु होता है जहां पर तापमान जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों एक ही अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ठोस है। क्या है? ठोस। क्या? ठोस है। ठोस में क्या हो जाएगा? बर्फ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बर्फ। ठोस में बर्फ ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे द्रव हो गया। द्रव में क्या? जल ले लिए। क्या? जल ले लिए, कोई दिक्कत। अब आइए गैस में, या गैस है तो गैस में क्या? वाष्प ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वाष्प। क्या? वाष्प ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ देखिएगा कि जब ठोस से जब द्रव बनेगा, ठोस से जब द्रव बनता है या द्रव से जब ठोस बनता हो, इसका मतलब यह है कि द्रव से भी ठोस बन सकता है, ठोस से भी द्रव बन सकता है। तो ठोस को जब हम बहुत ज़्यादा ताप देंगे, जब जिसे ठोस बर्फ का जब ताप देंगे तो वो पिघलेगा। तो पिघलेगा यानी कि ताप देंगे, यहाँ पे ताप लगाएंगे यानी कि गर्म करेंगे। तो ताप देंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा? द्रव अवस्था में। लेकिन जब द्रव को हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। जब द्रव को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा, लेकिन द्रव को जब हम ठंडा करेंगे तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा। जस्ट एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। चलिए आगे देखिए इसमें। अब जब ठोस को हम गर्म किए तो द्रव में आ गया। जब द्रव को हम फिर से गर्म करेंगे, द्रव को और गर्म करेंगे। क्या करेंगे? और गर्म करेंगे द्रव को। द्रव को जब हम और गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब और गर्म करेंगे, हम ताप देंगे यानी कि ताप देंगे, तो द्रव को हम और अगर ताप दें तो वह गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गैस में। और जब गैस को हम ठंडा करें, क्या करें? ठंडा करें। जब गैस को हम ठंडा करें तो वो फिर क्या? द्रव में आ जाएगा। जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। ठोस को गर्म किए तो द्रव में, द्रव को गर्म किए तो वह गैस में, गैस को ठंडा किए तो द्रव में, द्रव को ठंडा किए तो ठोस में। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं कि पदार्थों के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। पदार्थों के तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन करना है। देखते हैं पदार्थ की तीनों अवस्था तुलनात्मक अध्ययन क्या क्या होता है। तो पहला जो है भाई ठोस है। क्या है? देखिएगा, तो पहले घनत्व देख लेते हैं। क्या? घनत्व। तो घनत्व सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे कम किस में होगा? उससे कम किस में होगा? इसको देखना है। तो घनत्व जो है ठोस में सबसे अधिक होगा। किस में? ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है? ठोस में। और ठोस में घनत्व ज्यादा रहता है तभी ना वो एक दूसरे के अणु उसमें चिपके रहते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए घनत्व किस में ज्यादा है? ठोस में घनत्व ज्यादा है। ठोस के बाद जो है द्रव में घनत्व ज्यादा है, और द्रव के बाद जो है गैस में जो है घनत्व ज्यादा है। जिसका मुंह बड़ा
वो सबसे ज़्यादा, जिसका मुंह छोटा वो सबसे कम। तो छोटा कम क्या है? द्रव है। द्रव से कम क्या है? गैस है। गैस से ज़्यादा कौन है? द्रव। द्रव से ज़्यादा कौन है? ठोस। ठीक है, चलिए घनत्व देख लिए। घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? घनत्व। घनत्व सबसे ज़्यादा जो होता है ठोस का होता है। घनत्व जो सबसे ज़्यादा किसका होता है? ठोस का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और द्रव का घनत्व जो है ठोस की अपेक्षा कम होते हैं और गैस की अपेक्षा अधिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। चलिए अब तो घनत्व देख लिए इसका, अब देखते हैं इसका आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल क्या देखेंगे हम? आणविक आकर्षण बल। दूसरा नंबर में क्या है? आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल इसका मतलब होता है, आणविक मतलब अणु। अणु में जो आकर्षण बल है उसके बारे में देखना है, किसमें ज्यादा, किसमें कम, किसमें कम। तो अणु का आकर्षण बल जो है आणविक वाला सबसे ज्यादा जो ठोस में है। ठोस में जो होता है आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण जो है ठोस का अणु एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, सिर्फ कंपन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं करता है ठोस में। लेकिन द्रव में जो है ये ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव का अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सकता है। ठीक है, इससे कम गैस में है। गैस के अणु द्रव की अपेक्षा ज्यादा इधर से उधर भाग सकता है, दौड़ सकता है, दौड़ दौड़ के खेल सकता है। इसी को बोलते हैं गैस के अणु। तो गैस के अणु में आकर्षण बल जो होते हैं द्रव के और ठोस की अपेक्षा काफी नगण्य होते हैं, और द्रव के अणु के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा जो होते हैं काफी कम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख लिए? आणविक आकर्षण बल देख लिए। अब तीसरा नंबर देखने जा रहे हैं हम, क्या? प्रसार। प्रसार मतलब फैलने का विधि। क्या? प्रसार। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलना। इसका मतलब फैलना। देख लेते हैं फैलने का अर्थ समझिए। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलना। तो सबसे ज्यादा कौन फैलता है? ठोस फैलेगा कि द्रव फैलेगा कि गैस फैलेगा? तो रिलेटिव बात है, सबसे ज्यादा फैलने वाला चीज जो गैस है, क्या है? गैस। तो फैलने की विधि जो सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा? गैस में आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। उसके बाद फैलने की विधि द्रव में। किसमें आ जाएगा? द्रव में। किसमें? द्रव। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या? गैस, ठोस में। सॉरी, ठोस में। तो यहां से निकल रहा है कि फैलना जो है सबसे ज्यादा किसमें आ जाता है? प्रसार मतलब फैलना होता है। तो सबसे ज्यादा फैलाव आप अक्सर भी जानते होंगे, घर में भी देखते होंगे, गैस सबसे ज्यादा रिसाव करता है। सबसे ज्यादा फैलने की विधि किसमें? गैस में। और पानी के बाद पानी उठाकर एक लोटा बिक दीजिए, कहीं फेंक दीजिए, तो क्या? फैल गया। लेकिन ठोस को फेंकिए तो ईटा उठा करके, क्या वो फैल जाएगा? क्या? नहीं फैलेगा। तो फैलने की विधि सबसे कम किसमें? ठोस में। उसके बाद द्रव में। उसके बाद तो सबसे ज्यादा किसमें फैलने की विधि? गैस में। उसके बाद गैस की अपेक्षा कम द्रव में, और द्रव की अपेक्षा तो ठोस। ठोस में तो साफ है ही नहीं फैलने की विधि। तो प्रसार भी हम देख लिए, आणविक आकर्षण बल भी देख लिए, घनत्व भी देख लिए। किसमें घनत्व ज्यादा है, किसमें आकर्षण बल ज्यादा है, किसमें फैलने की विधि ज्यादा है। अब देख लेते हैं विसरण। क्या देख लेते हैं? विसरण के बारे में। 4 नंबर में क्या है? विसरण। क्या? विसरण के बारे में देख लेते हैं कि विसरण होता क्या है। तो विसरण जैसे प्रसार होता है वैसा ही क्या होता है? विसरण होता है। विसरण का मतलब भी फैलना होता है और प्रसार का मतलब भी फैलना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, और विसरण को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और प्रसार को बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? प्रसार को एक्सपेंशन और विसरण को डिफ्यूजन। तो ध्यान दीजिएगा बात को। सबसे ज्यादा विसरण की प्रक्रिया जो होती है गैस में होती है। किसमें होती है? गैस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्यान दीजिएगा। तो विसरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। DIFFIUSION, डिफ्यूजन। और इसको क्या बोलते हैं? प्रसार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। EXPNSION, एक्सपेंशन मतलब होता है प्रसार, और डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? विसरण होता है। ठीक है, तो विसरण के बारे में ही मैंने जान लिया। अब मैं आगे देखता हूं 5 नंबर में जो बचा हुआ है वो क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा गति करने की ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा है? ठोस में ज्यादा है, द्रव में ज्यादा है, गैस में ज्यादा है। इसको देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा, गति करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें आएगा? गैस में आएगा कि द्रव में कि ठोस में? तो गति जो फैलेगा वो गति करेगा, मतलब अब विसरण भी गैस में है, तो गतिज ऊर्जा किसमें हो सकता है? गैस में ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा किसमें पाया जाता है? गैस में। गैस की अपेक्षा कम किसमें? तो द्रव्य में। किसमें? द्रव में। और उसके बाद ठोस में। ठोस में जो है गतिज ऊर्जा कम होता है, होता ही नहीं, समझिए।
गैस में बहुत अधिक होता है, द्रव में भी होता है और ठोस में नहीं होता है। ठोस सबसे कम, ठोस सबसे कम। तो गति ऊर्जा भी देख लिए। अब इसके बाद जानते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया था आगे क्या, अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान के बारे में देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को। चलिए, स्थान, अंतराण्विक स्थान जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में होता है, और नहीं होता है तो ठोस में नहीं होता है। ध्यान दीजिए, स्थान कहने का अर्थ ये हुआ भैया कि ये क्या है, समझिए ये एक ठोस है, ठीक। इसमें जो है ये ठोस है, तो ठोस में तो पूरा इसका कण जो होता है वो काफी एक दूसरे से चिपके रहते हैं, सटे रहते हैं। क्या, सटे रहते हैं। इसके कारण इसमें कोई स्थान आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो स्थान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके स्थान में कुछ खाली जगह है ही नहीं जहाँ पे एक दूसरे के अणु आकर बैठ सके या इधर उधर कर सके, सिर्फ कंपन कर सकता है। इसके अणु जो है कंपन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। ये क्या है, ठोस है। ध्यान दीजिएगा बात, क्या है, ठोस है। अब देखते हैं द्रव के अणु, किसके अणु, द्रव के अणु। ये एक ठोस है। द्रव के अणु के बीच में जो होता है काफी अंतराण्विक स्थान होता है, इसी स्थान को बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। इसी को, क्या इसके बीच में है कोई ऐसा स्थान, बताओ तो भैया, कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, द्रव हो गया। और गैस का देख लीजिए, अब गैस में आइए। गैस में जो अणु होते हैं काफी, द्रव से भी काफी दूर दूर होते हैं। इसी दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, गैस हो गया। तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान किसमें है, गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम तो ठोस में। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। जय हिंद।